हेलो गाइस, आज हम जानेंगे आर्ट्स एंड मीडिया और आर्ट्स एंड मीडिया का क्या रोल होता है पॉलिटिक्स में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए। आर्ट्स एंड मीडिया, इसकी भी हमें डेफिनेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर लोग जो है मीडिया को, मेरा ख्याल है, समझते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके जरिए आप हजारों और लाखों से बात कर सकते हो और मिलियन लोग तक पहुंच सकते हो, अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। इसलिए मीडिया कोई कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं है, बड़ी आसान चीज है। मीडिया में जो सबसे पावरफुल मीडियम है जिस वक्त हमारे पास है, वो जो पिछली सदी में बना था, यह पिछली सदी के अंदर उसने अपना जोर पकड़ा था। ऑब्वियसली प्रिंटिंग प्रेस थी। पिछली सदी से बात यह है कि वैसे तो 16वीं या 15वीं सदी के अंदर गुटनबर्ग ने बनाया था, मगर हमारे इंडिया में 19वीं सेंचुरी में आया और उसने देखते देखते एक आग लगा दी। खास तौर पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोलती हूँ कि इस्लामिक रिवाइवलिज्म, लिटरेचर और इस्लामिक रिवाइवलिज्म, हिस्ट्री और प्रिंटिंग प्रेस का बहुत आपस में चोली दामन का साथ है, यानी कि बहुत ही करीबी रिश्ता है। इनफैक्ट अगर प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में नहीं आती तो इतनी बड़ी इस्लामिक रिवाइवलिज्म मूवमेंट ना होती या ना मिलती उनको। और हमारी किताब भी उसी से छपती है। आजकल की फोटोकॉपी मशीन वो काम कर सकती है जो पुराने जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं कर सकती थी। क्या आप लोग ई बुक्स रीड करते हो या आप लोग दुकान में जाके किताब खरीदते हो? कमेंट में जरूर बोलना। क्या आपको मेरी तरह आदत है बुक्स को खरीदना और अलमारी में रख देना, फिर उसे कभी देखना नहीं और पढ़ना भी नहीं, कभी कभार क्लीनिंग कर लेना? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी किताबें रीडिंग की है और अच्छी लगती है सजाई हुई किताबें। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हो तो कोशिश कीजिए कि गेट द ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स और अच्छी तरह उसको सजा कर रखिए। और इसका बड़ा फायदा है, अगर आपके घर कोई आएगा और इतनी सारी किताबें देखेगा तो ऐसे ही आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ये बात अलग है कि आपने पढ़ी नहीं है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि आपके घर पे अगर कोई चाय पीने आ गया सपोज, तो वो देखेगा अरे इसने मार्क्स को भी पढ़ा है, इसने फुको को भी पढ़ा है, इसने स्पिनोजा को पढ़ा है, इसने बिल गेट्स को भी पढ़ा है, इतना कुछ इसने पढ़ा है। अब इसके साथ थोड़ा दिमाग से बात करना पड़ेगा, यूवी फिजिल की बात नहीं कर सकते। इसके बाद आप जानते होंगे 1920-30 के अंदर मार्कोनी की मेहरबानी से रेडियो की इजाद हुई और रेडियो सडनली टुक द वर्ल्ड बाय स्ट्रॉन्ग। हमारे पीएम भी मन की बात रेडियो में करते हैं। रेडियो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड पर। बाद में 1960 में टेलीविजन बना और ये बहुत बड़ी क्रांति थी, बहुत औसम किस्म की चीज बनी थी। घर घर में तस्वीरें जाने शुरू हो गई। आपको तो पता ही होगा जॉन एफ कैनेडी, जो इलेक्शन था उसमें इतने सारे लोगों ने जॉन एफ कैनेडी को क्यों वोट दिया? क्योंकि अमेरिका की पब्लिक ने, खास तौर पे औरतों लोगों ने कहा हाय कितना खूबसूरत है, इतना गुड लुकिंग प्रेसिडेंट, इसको तो हमें वोट देना ही है। और उसके जो अपोजिशन वाले थे वो ज्यादा गुड लुकिंग नहीं थे कंपेयर टू इससे। इनफैक्ट पॉलिटिक्स जो है दुनिया के अंदर, राजनीतिक जो है उसका टेलीविजन पर बहुत ही गहरा असर हुआ है और टेलीविजन ने पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया है। क्योंकि एक जमाना था अब्राहम लिंकन ने जब अपने इलेक्शन के लिए स्ट्रगल किया, तो आपको पता होगा अब्राहम लिंकन इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं कहती हूँ कि अब्राहम लिंकन बहुत ही कमाल का आदमी था। तो अब्राहम लिंकन, आपको तो पता ही होगा, उसने पूरा प्रेसिडेंट
कैंपेन कैसे किया था। उसने ऐसा नहीं किया था गली गली जाके, कोचे में जाके और बोल रहा था मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, आइए मिलकर बैठकर रोटी खाते हैं। नहीं, वो घर में बैठा रहा, उसने सिर्फ जो है वो लिखा है और कलम की ताकत पर उसने जीता है। पूरा कैंपेन उसने कलम से ही जीता है। एंड ही वॉज सच अ गुड राइटर के you know he won the election on the basis of the writing which was in newspaper almost on daily basis। उस जमाने में अगर अब्राहम लिंकन गांव चला जाता तो शायद ही कोई उसे पहचान पाता, यह अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन जो था वो वर्किंग क्लास से रिलेटेड करता था, वो बहुत बैकवर्ड क्लास से आया था या लोअर क्लास से था। उस जमाने के अंदर लोग शक्ल नहीं पहचानते थे और अब तो सरकार गेम ही बदल चुकी है। अगर हम उस कैंडिडेट की शक्ल ना देखें तो हम उसको वोट भी नहीं देते। कोई मैटर नहीं करता कि उसका पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या है और कितना वो पढ़ा लिखा है और वगैरह वगैरह। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, उसका रिलीजन कौन सा है। मैं मजाक कर रही थी यार। अब अमेरिकन इलेक्शन देख सकते हो, जो बंदे की मैं बात कर रही हूं वो बाइडेन नहीं है। बाइडेन से पहले जो बंदा आया था, जीता था, यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो इस चीज में एक्सपर्ट था कि किस तरह से मीडिया को चलाना है और मैनिपुलेट करना है। वो कोई ना कोई ऐसी चीज छोड़ जाता था मीडिया के अंदर जो कि जिसके नतीजे में दिनों तक उसी पर बहस होती रहती थी कि आज ट्रंप ने क्या बोला है और क्या बेवकूफ वाली बात की है। पीपल डिडंट रियलाइज कि जितना ट्रंप का मजाक लिए जा रहे थे, उड़ा रहे थे, उसके नतीजे में उतनी ज्यादा वो कवरेज उसे मिल रही थी और उसके नतीजे में वो इलेक्शन जीत गया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी जबरदस्त बात है ना। मीडिया को अच्छे से यूज करना, चलाना, ट्रंप से ज्यादा अक्लमंद इस वक्त कोई यूएसए कैंडिडेट है ही नहीं। लेकिन अब तो वो कैंडिडेट रहा ही नहीं है। तो मीडिया प्लेज वेरी बिग रोल। इनफैक्ट रिसेंटली और भी इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मगर अब हमारी और हमारे टाइम में इंटरनेट हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड, सो द लेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मीडिया दैट्स वी सीन इन टुडे वर्ल्ड। और सोशल मीडिया जो कि हर बंदे के फोन में है, अब हमारे इंडिया के लोग जो है ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है और 5G टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसके नतीजे में हर वक्त इंटरनेट के साथ वो लोग कनेक्टिंग करते रहते हैं और इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फी खींचे जा रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की फोटो खींचे जा रहे हैं और सबको भेजे जा रहे हैं और कितनी होशियारी से यूज कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि बिल्लों और कुत्तों की तस्वीरें शेयर करते करते ही आप लोग ऐसे ही तरीके से, इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हो कि जो कि हिस्ट्री में टोटली ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं गई है। उस इंसान से और उस बंदे से बात कर रहा है जो कि जर्मनी में है या फिर नेपाल में बैठा है और अनलिमिटेड बात कर रहा है, जितनी मर्जी चाहे उतनी बात कर रहा है। वो अलग बात है कि मुझे बात सिर्फ यही करनी है कि मुझे तुझे गाली देनी है और तुझे मुझे गाली देनी है और फालतू की बकवास करनी है। उसको मुझे इंसल्ट करना है और मुझे उसकी इंसल्ट करनी है और हम दोनों बहुत ही खुश हो रहे एक दूसरे को गिरा के। खैर वो सारी बात अलग है। पॉइंट ये है कि एक बात मैं बोलती हूँ कि दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन होने जा रहा है और हो रहा है। अगर आपको इस बारे में
नहीं पता कि जिसके नतीजे में गुटेनबर्ग प्रेस के नतीजे में यूरोप के अंदर पूरा यानी कि एक इनलाइटमेंट, एक पूरा बदलाव हुआ था जिससे यूरोप की पूरी हिस्ट्री बदल गई उस टेक्नोलॉजी के वजह से। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से एक ग्लोबल रेवोल्यूशन होगा। एक दो जनरेशन के बाद हो जाएगा शायद, वो क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि रेवोल्यूशन जरूर होगा इंटरनेट के नतीजे में। क्या होगा वो पता नहीं है, मगर होगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस लेवल पर शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ, और कितने लोगों के साथ, सिटीजन के दरमियान अगर हो रही है, तो गवर्नमेंट्स, सत्ता के लोग जो है, अपर क्लास के लोग जो है, रूलिंग क्लास के लोग जो है, बिजनेसमैन जो है, वो लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि किस तरह हम इसको कंट्रोल करें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन किस तरह हम लोग कंट्रोल करें, वरना आप लोग आपस में पता नहीं क्या साजिश कर ले, उनके खिलाफ कर दे, इसलिए वो लोग बड़े परेशान हैं। तो ये तो मीडिया का पावर है और टेक्नोलॉजी का, इसलिए चाइना और बहुत सारी कंट्री में इंटरनेट पर कंट्रोल है, कहीं लोग जाग ना जाए। और हमारे इंडिया में तो आप लोगों को पता ही होगा, गोदी मीडिया। आखिर में मैं पहली टर्म डिफाइन करूंगी, वो है आर्ट्स। आर्ट के हवाले से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। उसकी एक वजह यह है कि इंडिया में आर्ट की बहुत कमी है। अब आप लोग हैरान हो जाओगे, और आर्ट इतना कम है कि हर जगह हमें आर्ट नजर आ रहा है। मगर मैं आपको और आपके सामने एक बात रखती हूँ कि जिस चीज को हम आर्ट समझते हैं, दर हकीकत में वो एंटरटेनमेंट होता है, और हम आर्ट और एंटरटेनमेंट को फर्क नहीं जानते, फर्क भी नहीं करना समझते। हम उन दोनों चीज को एक कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पे कुछ लोग बहुत एंटरटेनिंग चीज करते हैं और होती है, जैसे कि एक बंदा था, उसने गाना लिखा था 1 पाउंड फिश वेरी वेरी नाइस, 1 पाउंड फिश वेरी वेरी चिप, 11 साल पुराना है। और ये जो गाना इतना वायरल हुआ, फेमस हुआ, वाई दिस कोलावेरी से भी ज्यादा फेमस हुआ था, और मिलियन लोगों ने शेयर किया था। 1 पाउंड फिश बहुत ही वायरल गाना था। लंदन में वो बंदा रहता था और वो मछुआरा था, तो वो इतना बड़ा हिट हो गया। मगर हम क्या इसको आर्ट की कैटेगरी में डालेंगे? मे बी नॉट। आर्ट की कैटेगरी में कौन सी चीज हम ऐड कर सकते हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो, जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है और किताब है, उन्होंने जो लिखा है आर्ट फॉर्म में, पोएट्री जो है, जैसे नुसरत फतेह अली खान के गाने सुनकर हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बार बार सुनने का मन करता है, और कुछ अलग अलग चीजें निकलती है और मुंह से निकलता है माइंड ब्लोइंग। ये आर्ट होता है। आर्ट और एंटरटेनमेंट में बहुत ही फर्क होता है। जस्ट बिकॉज कोई बंदा गाना गाता है डजंट मीन कि वो आर्टिस्ट है। हाँ, उसमें आर्ट का पहलू जरूर है, मगर वो आर्टिस्ट नहीं है प्रोफेशनल वाला। बाय द वे, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे जो अच्छे सिंगर है, म्यूजिशियन है या स्टोरी टेलर है, वो ज्यादा एंटरटेनिंग वाले नहीं होते हैं। अगर आप उनके गाने सुनते हैं या फिर उनकी महफिल में बैठ जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बोर होता है। और बहुत सारे ऐसे भी सिंगर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं, जो खास तौर पे एंटरटेनिंग के लिए ही बने होते हैं। वो बड़े ऑर्डिनरी लेवल के म्यूजिशियन होते हैं,
जैसे कि एक मजेदार किस्म का जोक है कि एक रॉक स्टार है, वो 3 कॉर्ड ही बजाता है और 30,000 लोगों के सामने, और जो एक्सपर्ट है उस चीज में वो म्यूजिशियन 30,000 कॉर्ड बजाता है लेकिन 3 जन के सामने। पॉपुलर म्यूजिक अक्सर इजी और सादा होता है, इजी टू प्ले होता है एज अ आर्ट फॉर्म। अगर आपको सीरियस आर्टिस्ट बनना है कौन सी भी चीज में, तो आपको सारे राग और सारी डिफरेंट म्यूजिक को करना होगा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, रिदम को, पैटर्न को, इन चीजों को एक्सप्लोर करना होगा जो भी फील्ड में हो आप। जिस तरह एक आर्टिस्ट अलग अलग रागों के साथ खेलता है, जिस तरह एक राइटर बहुत सारे वर्ड्स के साथ खेलता है, बैठता है और उनके बारे में सोचता है, उसी तरह एक म्यूजिशियन जो है वो अलग अलग रागों के साथ खेलता है। और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हमारी इंडियंस मूवी देख लो, करण जौहर की मूवी को देखो, वो मूवी में आर्ट नहीं होता है, वो मूवी में एंटरटेनमेंट होता है, और आर्ट जो होता है वो बहुत ही कम मूवी में नजर आता है हमें। So that's what art is. Art is not necessary just entertainment, or things that make you allow you enjoy yourself. नोट कीजिए कि मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ और नहीं हूँ। एंटरटेनमेंट और खुशी, हंसी, मुस्कुराना, इंसान की जिंदगी में खुशियां बांटना इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और एंटरटेनमेंट भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंसानों की जिंदगी का। एरिस्टोटल सही कहता था और प्लाटो जो है ना वो गलत कहता था। प्लाटो कहता था कि बस रुखे सुखे दानेश्वर बन जाओ, सन्यासियों के जैसे रहो। वो नहीं हो सकता। हम अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें हमें चाहिए कि जिसके नतीजे में मुंह पर मुस्कुराहट रहे, उसके बिना आप साइकोलॉजिकली वीक या ड्रेंच हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे और मर भी सकते हो। मैन इज इमोशनल, ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल बीइंग्स, टू टेक केयर ऑफ इमोशन वेरी इंपॉर्टेंट। सही तरीके से अगर एंटरटेनमेंट करोगे अपने आप को तो कोई बात नहीं है, करो, लेकिन टॉक्सी किस्म का एंटरटेनमेंट मत करो। लेकिन आर्ट जो है ना वो जरूरी नहीं कि वो एंटरटेनमेंट हो। आर्ट जो होता है ना, जैसे मैंने कोई पेंटिंग देख ली, मूवी देख ली और मैं बाहर आई वो मूवी देख के, तो वो दिन रात मेरे दिमाग में चल रही है और सोचने को मजबूर कर रही है कि किस तरह से बनाई है, और उसको देखने के बाद आपको वो चैलेंज करे कि मैं भी कुछ इस तरह से ही सोचूं, कुछ अलग वे से सोचूं। उसको कहते हैं आर्ट।